नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन आपके चौथे सेट नोट्स का जो चौथा सेट है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जो आपके पास नोट्स है, चौथा जो नोट्स है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। चौथे नोट्स को आप खोलिए, जिसकी हेडिंग सबसे पहले देखो आपके सामने क्या है, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अपन इसको वीडियो को शुरू करेंगे। मिल गया? चौथे सेट को आप हाथ में लीजिए, औद्योगिक विकास के ऊपर। या इस चौथे सेट में मैंने जो आपको दिया है वो सारे सवाल जो है वो अपन इस एक वीडियो में निपटाएंगे। कुल 23 स्लाइड आपके सामने, इन 23 स्लाइड को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट अपन। देखो, पहला कुछ सवाल जो है वो औद्योगिक विकास पर है। तो ये देखो, इसको शुद्ध कर लीजिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA, सकल राज्य मूल्यवर्धन, तो देखो ग्रॉस स्टेट वैल्यू और वर्धन का मतलब है एडिशन। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यों में वृद्धि को लेकर, तो देखो यहां ध्यान रखना, उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.31% है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आती है। कृषि और संबंधित गतिविधियों का मतलब है कृषि के साथ पशुपालन, वानिकी, ये सब आ जाता है। ये सब कृषि में प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र सेकेंडरी। तो द्वितीयक क्षेत्र उद्योग जिसमें विनिर्माण गतिविधियां आती है। और तीसरा है सेवा क्षेत्र, सेवा का मतलब जिसमें सर्विसेज आती हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, जो भी सेवाएं अपन देते हैं ये आती है। तो अर्थव्यवस्था को अपन कृषि, उद्योग और सेवा, इन 3 क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें अभी उद्योग का जो योगदान है वो 27.31% है। देश की मूल्यवर्धन में कितना है? 27.31% योगदान किसका है? औद्योगिक क्षेत्र का है। उद्योगों का है या विनिर्माण क्षेत्र का है या द्वितीयक क्षेत्र का है? इनमें से एक ही, कोई सी बात लिखे, एक ही मतलब है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दूसरा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र संकेतक है। तो देखो, औद्योगिक उत्पादन जो है वो एक समग्र संकेतक है जो दी गई एक निश्चित अवधि के भीतर चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। तो देखो, ये उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन को मापता है, लेकिन कैसा? अल्पकालिक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अल्पकालिक प्रभाव बताता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का मुख्य संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, औद्योगिक सूचकांक या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो प्रत्येक महीने, इसीलिए मैंने इसको बोला अल्पकालिक, सालाना नहीं होता है। इंडस्ट्री का जो सूचकांक है वो मासिक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्पकालिक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें। तीसरा सवाल आप इसमें देखिए, राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। तो ये वही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में MSME अधिनियम की बात की थी। MSME अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2019 में। राजस्थान माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, MSME, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और उद्यम का मतलब होता है एंटरप्राइजेज। MSME अधिनियम 2019 में, बहुत ये साल इंपॉर्टेंट है। तो देखो, MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम, या सीधा MSME अधिनियम लिख दें तो भी वही बात है। क्या है ये? तो ये तीनों प्रकार की कैटेगरी, माइक्रो, शॉर्ट एंड मध्यम, मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, उनकी स्थापना को प्रोत्साहित करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अधिनियम किस वर्ष बना? 2019 में बना। MSME एक्ट 2019। बस MSME की फुल फॉर्म समझ गए तो शॉर्ट में इधर लिख लो, MSME अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। किस वर्ष बना ये अधिनियम? 2019 में बना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चौथा सवाल देखिए, राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 29 जुलाई 2021 को एक अनूठी पहल, मिशन निर्यातक बनो। देखो, आप ध्यान रखें, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट को जब आप खोलोगे, चाहे आप किसी भी उद्योग से संबंधित या किसी भी वेबसाइट को आप खोलोगे, तो उसमें मिशन निर्यातक बनो, ये आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो, मिशन निर्यातक बनो, ये राजस्थान सरकार की प्रत्येक वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। तो ये योजना
29 जुलाई 2021 की है। देखो ये 22-23, तो अपन ने एक्सपोर्ट मिशन निर्यातक बनने का उद्देश्य 19 जुलाई 2021 को कोरोना के दौरान बनाया था। मतलब राजस्थान को मुख्य एक्सपोर्ट या निर्यातक स्टेट बनाना जो है इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको सिर्फ डेट पूछी जा सकती है, मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 से ये मिशन चल रहा है। 5वां सवाल देखिए, राज्य निर्यात पुरस्कार योजना। तो अभी मिशन निर्यातक बनो में राज्य की एक्सपोर्ट को या निर्यात को बढ़ाना उद्देश्य है। तो देखो, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने के लिए, जो अच्छे निर्यातक है, अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार करने की योजना है वो 2019 में लागू की गई थी। देखो 2019 में पहले निर्यातकों को प्रमोट करने के लिए या उत्साहित करने के लिए योजना लेके आए। फिर इस योजना को 2021 में अपन ने क्या बना दिया, मिशन। तो निर्यातकों के लिए 2019 में आई योजना, फिर 2021 में क्या बन गया, मिशन। और इस योजना के अंतर्गत 15 श्रेणियों के 32 पुरस्कार और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, लाइफ टाइम निर्यात रत्न अवार्ड या लाइफ टाइम एक्सपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये श्रेणियां वगैरह आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है। सहित अधिकतम 33 पुरस्कार। तो देखो 32 पुरस्कार ये हो गए और एक ये क्या हो गया, लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड हो गया। टोटल 33 अवार्ड दिए जाते हैं और सभी 33 जिलों की निर्यातकारी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो देखो यहां एक बड़ा सवाल है, देखो अभी राजस्थान के अंदर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कितने जिला उद्योग है। देखो जिले 33 हैं, जिले 33 हैं, लेकिन जिला उद्योगों की संख्या कितनी है, 36 है। और वाणिज्य, देखो जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कितने हैं, 36 हैं, जबकि जिलों की संख्या कितनी है, 33 है तथा 8 उपकेंद्र कार्यरत है। ठीक है, अब देखो अभी ये मैंने आपको बताया ऊपर, देखो 33 जिलों की जिला निर्यातकारी योजना बन गई है। तो प्रत्येक जिले की एक वस्तु को कम से कम निर्यात, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जिले से कम एक वस्तु के निर्यात को प्रमोशन देने के लिए ये योजना बनी है। तो देखो ये लिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो ज्यादा अच्छी चीज है वो आपको मैं बताऊंगा। देखो अजमेर को ग्रेनाइट निर्यातक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। अजमेर को किसके निर्यात के रूप में चिन्हित किया गया, ग्रेनाइट के रूप में। अलवर को ऑटोमोबाइल पार्ट्स के रूप में, बांसवाड़ा को सिंथेटिक यार्न के रूप में, बारां को सोयाबीन के रूप में, बाड़मेर को इसबगोल के निर्यातक के रूप में। देखो बाड़मेर को इसबगोल, जिनको गोला कर रहा हूं, बारां को सोयाबीन, ठीक है। भरतपुर को शहद और खाद्य तेल, तो शहद के लिए भरतपुर को, और शहद और खाद्य तेल, तेल और शहद दोनों के लिए भरतपुर को किया गया है। ठीक है, फिर बीकानेर को सिरेमिक, सिरेमिक में क्या आता है, सिरेमिक में जो रेत से अपन चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह, कांच के बर्तन वगैरह बनाते हैं, ये सब सिरेमिक इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो बीकानेर जो है वो सिरेमिक बीकानेर को सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए या सिरेमिक प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए चुना गया है। ये देखो चावल एक्सपोर्ट के लिए किस जिले को चुना गया है, बूंदी को चुना गया है। किसको चुना गया है, बूंदी को चावल के एक्सपोर्ट के लिए चुना गया है। बूंदी को चावल के एक्सपोर्ट के लिए चुना गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्रीकल्चर वाले सारे एक जगह लेना, सोयाबीन बारां, इसबगोल बाड़मेर, चावल बूंदी, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेनाइट मार्बल के लिए चित्तौड़ को, और ग्रेनाइट के लिए किसको चुना है, अजमेर को भी ग्रेनाइट के लिए चुना है, और ग्रेनाइट मार्बल के लिए चित्तौड़ को भी चुना है। वूल प्रोडक्ट, देखो ऊन के जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए किसको चुना गया, चूरू को। तो देखो यहाँ वूलन फैक्ट्री वगैरह भी स्थापित हैं, तो उनके लिए चूरू को चुना गया। दौसा को कारपेट एवं स्टोन आर्टिकल्स के लिए, पत्थर की जो मूर्तियां वगैरह हैं वो, और कारपेट वगैरह जो बिछाने की होती है उनके लिए किसको चुना गया, दौसा को। मिल्क पाउडर स्किम्ड, तो जो दूध पाउडर है उसके लिए किसको चुना गया है, धौलपुर को चुना गया है। चुना गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो इसमें आगे मिल्क पाउडर के लिए धौलपुर को चुना गया, फिर डूंगरपुर को ग्रेनाइट के लिए। तो देखो डूंगरपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया और अजमेर हो गया।
डूंगरपुर, चित्तौड़ और अजमेर, इन तीनों को ग्रेनाइट मार्बल के लिए चुना गया है। फिर श्रीगंगानगर को गम पाउडर के लिए, गम पाउडर मतलब जो गंवार से गोंद बनाते हैं, गंवार से गोंद बनाते हैं, उसके लिए चुना गया है। फिर ब्लू पोट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये दोनों जो जोन है वो कहाँ है, जयपुर में। तो जयपुर को ब्लू पोट्री के निर्यात के लिए और ज्वेलरी के निर्यात के लिए चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो जैसलमेर को येलो मार्बल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, येलो मार्बल एक्सपोर्ट के लिए जैसलमेर को चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला देखिए आप इसमें क्या देखेंगे, जालोर जो है मसाले और मोजड़ी जूती जो होती है उनके लिए, तो मसाले के लिए और मोजड़ी के लिए जालोर को। झालावाड़ को संतरा और सैंड स्टोन जो होता है वो अपना जो मकान वगैरह बनाने के लिए अपन भूरा पीला पत्थर यूज करते हैं, उसके लिए इसको चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप झुंझुनू स्टोन प्रोडक्ट एवं वुड प्रोडक्ट। देखो झुंझुनू को पत्थर और लकड़ी के प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, झुंझुनू को पत्थर और लकड़ी के प्रोडक्ट के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए जोधपुर फर्नीचर और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए, फर्नीचर और हस्त उत्पादों के लिए चुना गया है। फर्नीचर और हस्त उत्पादों के लिए किसको चुना गया है, जोधपुर को चुना गया है, जोधपुर को चुना गया है। फिर करौली को देखो सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन में पहले मैंने आपको क्या बताया है, सैंडस्टोन के लिए एक पहले भी बता दिया, सैंडस्टोन के लिए झालावाड़ भी है और सैंडस्टोन के लिए करौली भी है, आर्टिकल एंड सिलिका सैंड। तो सैंडस्टोन के लिए करौली को और झालावाड़ दोनों को, झालावाड़ में सैंडस्टोन के साथ संतरा है और सिलिका सैंड, और सैंडस्टोन के लिए करौली को चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे। फिर अगला देखो कोटा, कोटा में फैब्रिक कोटा डोरिया साड़ी या एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक के लिए इसको चुना गया है। नागौर को फिर ग्रेनाइट मार्बल और मकराना मार्बल के लिए चुना गया है। पाली को मेहंदी के लिए चुना गया है। राजसमंद का टेराकोटा, टेराकोटा जो कला है वो राजसमंद की विख्यात है, तो टेराकोटा के लिए किसको चुना गया है, राजसमंद को चुना गया है। ठीक है, इसके बाद में देख सवाईमाधोपुर जो है, सवाईमाधोपुर जैसे रणथंभौर वगैरह, तो इनको टूरिज्म के लिए चुना गया है। सीकर को फर्नीचर और एंटिंग के लिए, फर्नीचर एंटिंग के लिए किसको चुना गया है, सीकर को। सिरोही को साइलियम हस्क के लिए चुना गया है। टोंक को फिर सैंडस्टोन के लिए चुना गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। उदयपुर को फिर ग्रेनाइट मार्बल के लिए और आइवरी कार्विंग के लिए, और प्रतापगढ़ को लहसुन और थेवा कला के लिए। अब देखिए इसमें से आपको जो देखने हैं वो आपको बताता हूँ क्या क्या देखना है, वो देखेंगे। इधर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इसमें कलर चेंज करके, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो देखते जाइए। आप सबसे पहले जो कृषि प्रोडक्ट हैं उनको आप ठीक से देखेंगे। देखो ग्रेनाइट वाले सारे एक जगह करेंगे, इधर ग्रेनाइट फिर जिलों के नाम लिख लेना, सैंडस्टोन के एक जगह कर लेना। फिर कृषि प्रोडक्ट में आप जैसे सोयाबीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसबगोल इंपॉर्टेंट है, शहद और खाद्य तेल इंपॉर्टेंट है। ये भीलवाड़ा रह गया। डेनिम गारमेंट जो इंडस्ट्री है, तो डेनिम गारमेंट एक्सपोर्ट को भीलवाड़ा के लिए भीलवाड़ा को चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चावल के लिए बूंदी को, सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए बीकानेर को, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में वुड प्रोडक्ट के लिए चूरू को, मिल्क पाउडर के लिए धौलपुर को, और इसके अलावा गम पाउडर के लिए गंगानगर को, और ग्वार गम के लिए, इन दोनों में देखो गम पाउडर गंगानगर और ग्वार गम, इससे गोंद बनाना, ये हनुमानगढ़। तो ग्वार का जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए, लेकिन गम पाउडर गंगानगर का और ग्वार गम जो है वो हनुमानगढ़ का। ब्लू पोट्री और जेम्स ज्वेलरी के लिए जयपुर हो गया, और इसके अलावा मसाले के लिए जालोर हो गया, संतरा के लिए झालावाड़ हो गया, और फर्नीचर और हस्तकला उत्पादों के लिए जोधपुर हो गया, और इसके अलावा आपको देखना मेहंदी के लिए पाली हो गया, इसके अलावा टेराकोटा के लिए राजसमंद हो गया, सवाईमाधोपुर को टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए। ओके, ये चीज आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखना है। फिर प्रतापगढ़ को किसके लिए, लहसुन और
थेवा कला के लिए चुना है, थेवा कला के चुना है। तो देखो यहाँ निर्यात संवर्धन के लिए एक जिला और कम से कम एक निर्यातक सामग्री आपको सामने मिलेगी। तो थोड़ा सा आप इनको रट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगली एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा आप इसको सीरियसली देखेंगे, कौन से जिले को कौन से निर्यात वस्तु की निर्यात का टारगेट बनाया गया है। फिर आगे आप 7वां सवाल देखिए। 7वें सवाल में अपन देखेंगे सातवें सवाल में अपन ये देखेंगे, एक सेकेंड, देखिए 7वां सवाल देखिए। राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों में देखो विनिर्माण, सेवा और व्यापार, ये गैर कृषि क्षेत्र हैं, के विकास में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों को प्रभावी रूप से भागीदारी के लिए, ये मैं आपको बता चुका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 से अधिसूचित की गई थी। तो गैर कृषि क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये सारा जो योजना जो है कौन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। फिर देखो राजस्थान औद्योगिक विकास नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, साल पूछते हैं इसमें। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति किस वर्ष जारी की गई? 2019 में जारी की गई। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल जो आप देखेंगे वो कौन सा है? देखो 9वां सवाल देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो देखो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और राजस्थान औद्योगिक विकास नीति दोनों 2019 की है। 17 दिसंबर 2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, इसका उद्देश्य है राजस्थान में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, कि बाहर से धन जो आकर यहाँ इन्वेस्ट हो। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरलीकरण करना क्या कहलाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपन, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संबंध किससे है? सवाल देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संबंध किससे है? उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल करने से है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बताती है कि दुनिया के कौन से क्षेत्र में जो उद्यम स्थापित करना है वो आसान है, उस हिसाब से फैसिलिटी के हिसाब से रैंकिंग जारी करती है। तो यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संबंध उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने से है। फिर 11वां सवाल देखिए आप इसमें, निवेश संवर्धन ब्यूरो, BI, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश और प्रमोशन का मतलब संवर्धन, BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी है। तो निवेश को संवर्धित करने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए BIP, निवेश संवर्धन, ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी संस्था जो है राज्य में निवेश संवर्धन को बढ़ा देती है। तो शॉर्ट में BIP हो सकता है या ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो सकता है, जो राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावकों को सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में BIP की स्थापना की गई थी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना या शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 1991 में। तब से लेकर ये क्या कर रही है? सरकार और निवेशकों के मध्य मुद्दों की त्वरित मंजूरी एवं निवारण हेतु BIP एक इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब बीच की कड़ी का कार्य कर रहा है। BIP जो है 10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार समिति के लिए नोडल एजेंसी है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो निर्यात संवर्धन ब्यूरो है या निवेश संवर्धन ब्यूरो है, वो 10 करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव लेकर यदि कोई व्यक्ति आता है, कोई उद्योगपति आता है, तो उस संबंध में देखो इन प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक कमेटी, देखो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये उससे भी बड़ा सवाल है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। और 10 करोड़ से अधिक निवेश वाला प्रस्ताव जब किसके पास आता है? BIP के पास आता है। तो ये
बीआईपी के पास 10 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव यदि कोई उद्योगपति या संस्था लेकर आती है तो वो किसके पास लेके जाएगी? मुख्य सचिव के पास। तो 10 करोड़ से अधिक के निवेश वाले मामलों में ये जो संस्था है बीआईपी जो है वो स्टेट एम्पावर्ड कमेटी या मुख्य सचिव के बीच की योजक कड़ी है ये। तो देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और 10 करोड़ से अधिक निवेश के मामलों को बीआईपी जो है वो किसके पास लेके जाएगी? अध्यक्ष मुख्य सचिव के पास लेके जाएगी। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की अनुमति एवं विशेषीकृत पैकेज हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच करती है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सिफारिश प्रस्तुत करती है। तो ये स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का जो काम है ऐसे विशेष मामलों में अनुमति प्रदान करना है, या फिर बीआईपी जो प्रस्ताव लेके जाती है उनके ऊपर अपनी सिफारिश करती है। ठीक है, फिर 12वां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों ही, आप थोड़ा सा ठीक से इसको देखेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट। तो देखो इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन अक्टूबर 2022 में जयपुर में किया गया। जयपुर एग्जीबिशन एंड कॉन्वेंशन सेंटर जयपुर के सीतापुरा में या सीतापुरा औद्योगिक पार्क में किया गया। तो सिर्फ इतना देखना है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन जयपुर के सीतापुरा में किया गया। फिर देखिए 13वां सवाल, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल का मतलब एकल खिड़की। एकल खिड़की अधिनियम समयबद्ध विभिन्न लाइसेंस अनुमति अनुमोदन उद्देश्य से लाया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 15 विभागों की 140 सेवाएं प्रदान की जा रही है। देखो ध्यान रखें, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी संस्था के माध्यम से कोई निवेश करना चाहता है राजस्थान में, तो उसको सारी फैसिलिटी जो है वो एक ही स्थान पर, चाहे वो तहसीलदार का कार्य है, चाहे पटवारी का है, चाहे एसडीएम का है, चाहे जिला कलेक्टर का है, किसी से भी कोई काम पड़ता है ऐसे निवेशक से, या कोई जमीन अधिग्रहण खरीदना बेचना, कोई अनुमति लेना, तो ये सारे एक ही स्थान पर दिए जाएंगे। तो देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत अभी कितनी सेवाएं हैं? तो देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस में ये सवाल है, 15 विभाग और 140 सेवाएं। 15 विभागों की 140 सेवाएं किस में आती हैं? सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो ये ध्यान रखना, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, साथ में 15 विभाग और 140 सेवाएं इससे वर्तमान में जुड़ी हुई है। यही सवाल इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इनको छोड़ सकते हो बीच वाले सेंटेंस को। नेक्स्ट, वन स्टॉप शॉप प्रणाली। तो देखो मौजूदा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम है, इसको सुदृढ़ करने के लिए कौन सा सिस्टम लेके आए हैं? वन स्टॉप शॉप प्रणाली। तो वन स्टॉप शॉप प्रणाली जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये प्रणाली शुरू की गई है। फिर देखिए आप इसमें 15वां सवाल, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, रीको की बात कर रहा है। तो पहला रीको का पूरा नाम पूछ सकते हैं। देखो रीको को अपन अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं RIICO। देखो रीको क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो आर का मतलब राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए रीको के ऊपर आपसे पहला सवाल क्या पूछा जा सकता है? रीको के ऊपर आपसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रीको है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था रीको है। औद्योगिक विकास को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? रीको है। रीको को आप अंग्रेजी में क्या लिखोगे? RIICO। ठीक है, तो ये देखो राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और विनियोजन इन्वेस्टमेंट निगम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? रीको है। ये राज्य में निवेश को आकर्षित करने का काम करती है। आधारभूत सुविधा का मतलब है जमीन का अधिग्रहण करना, उसके ऊपर सड़क पानी बिजली इनकी व्यवस्था करना, इन सारे कार्यों में ये मदद करती है। और राज्य में लघु मध्यम एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अनेक प्रकार की रियायतें देता। बहुत बड़ा सवाल, आप गौर से देखना इस लाइन को, इससे बड़ा सवाल नहीं है। देखो इंडस्ट्री को अपन कितने भागों में बांटते हैं? लघु मध्यम और वृहद, और चौथी श्रेणी होती है सूक्ष्म।
बड़ा सवाल क्या है? रिको सूक्ष्म उद्योगों के लिए कोई काम नहीं करता है और बाकी तीनों कैटेगरी लघु, मध्यम और वृहद श्रेणी के लिए। तो देखो निम्न में से किस कैटेगरी के उद्योगों से या उद्योगों से रिको का संबंध नहीं है? सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद श्रेणी। तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म। बाकी तीनों श्रेणी के उद्योगों के लिए काम करता है। समझ गए आप? तो देखो सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों के लिए रिको की कोई जिम्मेदारी नहीं है या रिको कोई एक्टिविटी नहीं करती है। अब रिको देखो अपने यहाँ क्या क्या काम करता है। रिको द्वारा किए जाने वाले कार्य या गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो देखो पहला है एग्रो फूड पार्क्स। कौन सा है? एग्रो फूड पार्क्स। एग्रो फूड पार्क्स में देखो अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आने हैं। रिको ने अभी तक कितने एग्रो फूड पार्क विकसित कर दिए हैं? 4 फूड पार्क विकसित कर दिए हैं। सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अर्थशास्त्र का बड़ा सवाल है। देखो पहला सवाल, एग्रो फूड पार्क्स की स्थापना किस संस्था द्वारा की जाती है? रिको द्वारा। रिको ने अब तक राज्य में कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित कर दिए हैं? 4। कहां कहां? देखो बोरोनाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। तो देखो 4, 3 तो हेडक्वार्टर्स पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोटा हेडक्वार्टर, अलवर हेडक्वार्टर और गंगानगर। और जोधपुर हेडक्वार्टर पे नहीं करके जोधपुर के कौन से क्षेत्र में? बोरोनाडा कस्बे में ये डेवलप किया गया है। ठीक है, तो जिला मुख्यालय पर 3 और 1 बोरोनाडा, जोधपुर, टोटल कितने हो गए? 4। तो देखो सवाल ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जिले में फूड पार्क स्थापित है? 3 इनमें से देखिए उपयुक्त सभी दे दिया। निम्न में से कौन से में नहीं है? तो मान लो कि जैसे जोधपुर, कोटा, अलवर और 1 जयपुर दे दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना रिको द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, अब देखो आगे देखो रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिवरी, जोधपुर। ये देखो तिवरी, जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी विकसित किया गया है। तो देखो ये बहुत भी बड़ा सवाल है। ये 4 एग्रो फूड पार्क तो विकसित हो ही गए। फिर देखो तिवरी कहाँ है? जोधपुर में। तो तिवरी में रिको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे चने से, मूंग से, इनसे दाल वगैरह, पापड़ वगैरह, भुजिया वगैरह ऐसी चीजों को डेवलप करने के लिए ये केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये रिको की पहली एक्टिविटी। फिर जापानी जोन जो स्थापित किए जा रहे हैं वो भी रिको द्वारा ही। देखो एग्रो फूड पार्क कौन स्थापित कर रहा है? रिको। जापानी जोन या जापानी क्षेत्र कौन विकसित कर रहा है? रिको विकसित कर रहा है। तो रिको ने जापानी क्षेत्र की स्थापना कहाँ की है? देखो नीमराणा, अलवर में की है। तो रिको द्वारा जापानी जोन या जापानी क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? नीमराणा में की जा रही है। ठीक है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कैसी कंपनियां? देखो निसिन, मित्सुई, डाइकिन, डाइनिची कलर जैसी जो बड़ी बड़ी जापानी कंपनियां वो अपना या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्लांट लगा रही हैं। तो आपको केवल जापानी जोन कौन स्थापित कर रहा है? जापानी जोन स्थापित करने की जिम्मेदारी रिको की है। कहां कर रही है? नीमराणा में। ये देखो अगला सवाल बनता है SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको सेज। तो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो देखो अब बहुउत्पाद विशेष 82 आर्थिक क्षेत्र जेम्स ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र और जयपुर में स्थापित किए गए। तो देखो अब तक 82 सेज स्थापित किए जा चुके हैं, विशेष 82 आर्थिक क्षेत्र। तो राज्य में 82 जो है सेज स्थापित किए जा चुके हैं। फिर देखिए आगे राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये है राजसिको। देखो अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? अभी जो बात कर रहे थे वो सारी अपन रिको की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? रिको की। अब किसकी बात करेंगे? राजसिको की। राजसिको का राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो देखो अभी मैंने इंडस्ट्री सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद 4 टाइप के उद्योग बताए थे। रिको सूक्ष्म के लिए काम नहीं करता, बाकी तीनों के लिए काम करता है। फिर राजसिको किसके लिए? तो इसका पूरा नाम देखो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको। तो लघु उद्योग लिमिटेड जो है वो लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता देने के लिए, लघु उद्योगों और कारीगरों के लिए। तो राजसिको इन चारों में से किसके लिए है? केवल लघु उद्योगों के लिए। देखो रिको का संबंध माइक्रो को छोड़कर बाकी 3 से, सूक्ष्म को छोड़कर, और राजसिको का संबंध केवल किससे? लघु उद्योगों से। सहायता और उत्पादित वस्तुओं का समुचित, जो लघु उद्योगों के माध्यम से जो भी कारीगर अपना उत्पाद बनाते हैं तो उनको पहले तो उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देना, कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना, और उसके बाद विपणन का मतलब मार्केटिंग करना और उनको हाट या बाजारों के माध्यम से बिक्री के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजसिको की स्थापना जो है 1961 में
की गई थी। ठीक है, एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते बाजार की मांग को देखते हुए डिजाइन में बदलाव लाने और तकनीकी के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास भी यह संस्था कर रही है। राज्य में जो हस्तशिल्प और बुनकर है उनके उत्थान के लिए तकनीकी विपणन, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, क्लस्टर विकसित करना, गांव में आधारभूत सुविधाएं डेवलप करवाना, ये सब जो फैसिलिटी है वो किसकी ओर से दी जा रही है? रीको की ओर से। अब देखो 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। ये देखो, तो इस हस्तशिल्प नीति के तहत अब राजसी को काम करेगा। बहुत बड़ा सवाल है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई या किस तिथि को जारी की गई? 17 सितंबर, ये तारीख सहित याद रखना। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई। फिर 17वां सवाल, राजस्थान वित्त निगम, ये तीसरी संस्था है। राशि पहला मैंने आपको बताया रीको, फिर राशि को, फिर राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो देखो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। ठीक है, अब देखो एमएसएमई इकाइयों की औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, तो देखो एमएसएमई, इसमें देखो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम। इसका मतलब है देखो रीको सूक्ष्म के लिए काम नहीं करता, माइक्रो के लिए, और आरएफसी जो है वो दीर्घ उद्योगों के लिए, वृहद उद्योगों के लिए काम नहीं करती। तो आरएफसी भी 3 उद्योगों के लिए काम करती है जिसमें दीर्घ उद्योग शामिल नहीं है, और रीको भी 3 उद्योगों के लिए काम करती है जिसमें सूक्ष्म उद्योग शामिल नहीं है। तो आरएफसी देखो 3 कौन कौन से हो गए? माइक्रो, सॉल्ट और मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए परियोजनाओं का संचालन करती है। आरएफसी की राजस्थान में औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो आरएफसी क्या क्या काम करती है? सामान्य परियोजना, ऋण, सेवा क्षेत्र में योजना, रीड आउट कर लेना, रियल एस्टेट विकास, एकल खिड़की योजना, फाइनेंशियल अगेंस्ट असेट्स योजना, स्विच ओवर ऋण योजना, सरल योजना। ये देखो, ये ध्यान में रखना है, ये सरल योजना का संचालन आरएफसी करती है, बाकी की रटने की जरूरत नहीं है। फिर एमएसएमई के वर्तमान ऋणियों को टॉप अप ऋण योजना जो है वो भी आरएफसी संचालित करती है। राज्य में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भी, तो सौर योजनाओं के लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था वो भी कौन करती है? आरएफसी करती है। रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों, होटल एवं अस्पतालों के लिए आवंटित भूमि पर वित्त पोषण प्रदान करती है। तो देखो औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि का आवंटन तो करती है रीको, और उसके बाद में जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है इन तीनों प्रकार के उद्योगों के लिए वो फाइनेंस की सुविधा कौन करता है? देखो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए रीको द्वारा अलॉट की गई भूमियों के संबंध में आगे डेवलप करने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था आरएफसी करवाती है। फिर इसके बाद में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी है। फिर ये आप एक बार रीड आउट करके छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अगली बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये देखो जो मैंने बॉक्स में पारित किया है या बॉक्स में जिनको लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में जहां मैंने टच नहीं किया उन सबको आप छोड़ सकते हो। देखो गोल्ड कार्ड योजना का संचालन आरएफसी करती है, प्लेटिनम कार्ड योजना का संचालन आरएफसी करती है। तो गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड जो है वो कौन जारी करती है? आरएफसी जारी करती है। जैसे अपने एटीएम कार्ड होता है इस हिसाब से ये कार्ड होते हैं, उस कार्ड के अनुसार इन संस्थाओं को वित्तीय मदद मिलती है। फिर गुड बोरोवर्स स्कीम द्वारा प्रवर्तित इकाइयों को, गुड बोरोवर्स वो होता है कि जैसे पहले से आपने लोन ले रखा है और पूरा नहीं चुका है, लेकिन आपकी किस्त चुकाने की जो परंपरा है या सिस्टम है अच्छा है, इसलिए आपको पहले वाला ऋण चुकाने से पहले ही नया ऋण दिया जा सकता है। तो गुड बोरोवर्स स्कीम जो है वो किसकी है? आरएफसी की है। फिर फ्लेक्सी ऋण योजनाएं भी किसकी हैं? आरएफसी की। तो गुड बोरोवर्स स्कीम, फ्लेक्सी, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड, ये सब किसके द्वारा? आरएफसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन से उद्योग? तीनों के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए। ठीक है, अगला सवाल आप देखिए इसमें डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डीएमआईसी के ऊपर आपसे क्या पूछ सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल ये देखो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे एक श्रृंखला में लगातार उद्योग स्थापित किए जाएंगे। कहां से कहां तक? तो ये शुरू किए जाएंगे इधर दिल्ली से मुंबई तक। दिल्ली से मुंबई तक एक औद्योगिक गलियारा बन रहा है। ठीक है, इस औद्योगिक गलियारे की बात है। तो देखो इधर
दिल्ली की तरफ, ये इधर इसका एक छोर होगा उत्तर प्रदेश के दादरी में, दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, तो ये जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट कहाँ है, मुंबई तक। तो दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट मुंबई तक उद्योगों की एक बस्ती लगातार बनेगी। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह रहे हैं, औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक बस्ती बनेगी ये। ठीक है, तो देखो के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर। ये एक फ्रेट कॉरिडोर राजमार्ग बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1504 किलोमीटर है, जिसका 38% हिस्सा, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनेगी इसका राजस्थान में कितना हिस्सा है, 38%। देखो कितनी बड़ी बात है। तो जिस दिन DMIC प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा, उस दिन राजस्थान में उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी और अपने उद्योगों में कर्मचारियों के लिए अच्छे अवसर या रोजगार के अच्छे अवसर बन जाएंगे, क्योंकि DMIC का 38% भाग जो है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। पहले चरण में राजस्थान में 2 जगह काम शुरू हो गया है। एक तो खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र शुरू हो गया है, ये 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बन रहा है, और दूसरा जोधपुर और पाली की सीमा के ऊपर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जो 154 वर्ग किलोमीटर में, ये लगभग इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये 154 वर्ग किलोमीटर का थोड़ा सा छोटा है, और ये भिवाड़ी खुसखेड़ा निमराना वाला 165 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, विकसित किया जा रहा है। और इन दोनों नोड्स के विकास हेतु एक संयुक्त SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी, देखो यहाँ जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना औद्योगिक क्षेत्र जो इस DMIC के ऊपर बन रहे हैं, इनके लिए जिस कंपनी का गठन किया है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RIDCO की स्थापना 15 मार्च 2022 को कर दी है। तो ये जो दोनों स्थान जो कहाँ, अलवर में और जोधपुर और पाली की सीमा के ऊपर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप किया जाएगा राजस्थान में, इसके लिए कौन सी कंपनी का गठन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। इस कॉरपोरेशन या निगम की स्थापना 15 मार्च 2022 को की गई है। फिर देखो राज्य एवं DMIC क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, ये देखो ध्यान रखना, राजस्थान में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम। तो विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष बना, 2016 में। ठीक है, ये कानून 2016 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस कानून के नियमों में क्या है, इसके नियमों में सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन कर दिया गया है। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, केवल इस कानून का 70 देखना है, नीचे वाला आप छोड़ सकते हो। ये कानून जो है 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित हो गया था। फिर देखिए इसमें 19वां सवाल देखिए क्या कहता है, अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर, निमराना, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गांवों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र। ये देखो अलवर जिले के 363 गांव जो इन तहसीलों में पड़ते हैं, बहरोड, मुंडावर, निमराना, कोटकासिम, तिजारा, 5 तहसीलों के 363 गांव हैं। उनके ऊपर निवेश के लिए देखो क्या पड़ा है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT। तो देखो BIT की घोषणा, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का संबंध किससे, अलवर के औद्योगिक गलियारे से है, जहां 363 गांवों में ये संबंध रखेगा। तो देखो ये अधिसूचना जो BIT की जो है 2018 में जारी कर दी थी, और यहाँ एक विकास प्राधिकरण का गठन भी कर दिया गया है। तो BIT का संबंध या भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का संबंध किस, इन 5 तहसीलों से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सवाल की भाषा अगर ये कर दे तब तो इसका नाम पूछ सकते हैं BIT, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का गठन किया गया, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर अगला देखिए इसमें 20वां सवाल, खादी एवं ग्रामोद्योग KVI, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। KVI खादी एवं ग्रामोद्योग जो संस्था है वो असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार, असंगठित क्षेत्र का मतलब जिनका कोई यूनियन नहीं है, संगठन नहीं है, जिसके माध्यम से वो अपने रोजगार की मांग कर सकें। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो वो ऐसे मजदूरों को या लोगों को
रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात करता है जो संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है, या किसी संगठित क्षेत्र से या संगठन कर्मकार संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो छितरे हुए हैं, एक एक दो दो, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, ऐसे क्षेत्र को अपन असंगठित क्षेत्र कहते हैं। उच्च गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए। ये सारे उद्देश्य किसके हैं? ये सारे उद्देश्य हैं खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के। ठीक है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन, ये देखना, योजना बजट 2022-23 में घोषित की गई थी। ठीक है। और इसी योजना के तहत देखो 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई। देखना सवाल की बारीकी क्या है, आपसे ये पूछा खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना किस बजट की है? 2022-23 की। और इसी बजट के तहत किस तारीख को? 13 जुलाई 2022 को इस योजना को शुरू किया गया। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के खनन क्षेत्र में आपकी किताबें जो है आपको थोड़ा अलग बता सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी कितने खनिजों के भंडारण है? 81 खनिजों के भंडारण है। कितने टाइप के खनिज है? 81। और 81 टाइप के खनिज जो है अपन ने अपने भूगर्भ में या राजस्थान के भूगर्भ में खोज लिए हैं, उनकी डिस्कवरी हमने कर ली है। और अभी उनमें से खोदकर कितने को निकाल रहे हैं? खनन करने का मतलब अपन 58 खनिजों को खोदकर निकाल रहे हैं। तो टोटल खनिजों का भंडारण या उत्पादन क्षमता अपने पास 81 खनिजों की है, जबकि अभी उत्पादन प्रक्रिया कितने खनिजों पर चल रही है? 58 खनिजों पर चल रही है। फिर देखो इसमें जैसे आपके एग्जाम के हिसाब से आज तक सवाल आता है, देखना राजस्थान सीसा जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट का एकमात्र राज्य है। देखो पूरे देश में सीसा जस्ता और सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट, ये सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट सीसा जस्ता के अयस्क हैं, और ये दोनों अयस्क केवल और केवल राजस्थान में निकलते हैं। तो सीसे और जस्ते के हालांकि अयस्क और भी हैं, लेकिन सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट अयस्क वो केवल और केवल किस में निकलते हैं? राजस्थान में निकलते हैं। दूसरा, देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। देखो चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, ये तीन ऐसे खनिज पदार्थ हैं, लगभग का मतलब है कोई नाममात्र का जो उत्पादन है वो देश में राजस्थान से बाहर हो रहा होगा, बाकी जो है वो केवल किस में हो रहा है? केवल राजस्थान में हो रहा है। तो देखो लगभग उत्पादन का मतलब है कि बाकी जो है वो किस में हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर राजस्थान देश में बाल क्ले, फॉस्फेराइट, ओकर गेरू कहते हैं इसको, स्टेटाइट, फेल्सफार और फायर क्ले। फायर क्ले का मतलब है अग्निरोधी रेत, तो इसका प्रमुख उत्पादक है। तो ये यहां तक जो बताए उनमें राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर देखो राजस्थान का आयामी और सजावटी पत्थर जैसे संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि, इनमें भी महत्वपूर्ण स्थान है, देश में प्रमुख स्थान है। फिर देखो सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का अग्रणी उत्पादक राज्य है राजस्थान। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें, तो ये जो 81 टाइप के खनिज भंडारण है और 58 प्रकार के, पहले इसमें आपको ये मिलेगा 57 टाइप के खनिजों का उत्खनन कर रहे थे, अभी अपन 58 टाइप के खनिजों का उत्खनन कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपको पहले इनकी 81 से कम मिल सकती है संख्या, तो ये खनिजों की संख्या जो है वो आप बदल लेंगे। फिर देखें राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 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 राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। एक सेकंड होल्ड रखें। हाँ, ये देखो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, ये क्या है? देखो जयपुर का मुख्य कार्य है। तो देखो पहली बात तो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। ये देखो भूविज्ञान विभाग का तकनीकी नवाचार और तकनीकी परामर्श, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और खनिज व्यवसाय का विकास करना इसका मुख्य ध्येय है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए अगला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट।
तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वो गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया एक ट्रस्ट है। ठीक है, जो खनन कार्यों में प्रभावित जिलों में या खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों को मदद प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखो इसमें जो चीज बोल्ड की गई है उस बोल्ड चीज को आप देखेंगे कि ये केंद्र जो है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिलों में प्रधान और अप्रधान खनिज रियायती धारकों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित है। तो इनका जो फाइनेंशियल सोर्स है वो ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जंप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ देखो राज्य के जो 33 जिले हैं उन सभी 33 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एम सैंड नीति, एम सैंड नीति, एम सैंड नीति 2020, तो इसमें साल इंपॉर्टेंट है। एम सैंड नीति किस वर्ष की है? 2020 की है, 2020 की है। यहां देखिए एम सैंड नीति 2020, तो देखो यहां इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, देखो एम सैंड नीति 2020 की है। इसमें क्या है, जो नदी नालों से अपन बजरी का खनन कर रहे हैं उसकी मांग और आपूर्ति के अंतर के ऊपर अध्ययन करना है। ठीक है, ये किसका है? एम एंड पॉलिसी, एम एंड सैंड जो नीति है उसका उद्देश्य है। तो इसका संबंध नदी नालों से बजरी उत्खनन का है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखो राजस्थान राज्य खनिज एवं खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, देखो राजस्थान राज्य में जो खनिज उपलब्ध है उनका वैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा सवाल है। देखो राज्य में जो उपलब्ध खनिज है उनका वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण मतलब खोज करना और उनका उत्खनन करने के उद्देश्य से ये राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी स्थापित की गई है। तो RSMML की स्थापना ये इंपॉर्टेंट है, या राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये RSMML या राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना की जो तारीख है या साल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर देखो अगला जो माइनिंग से संबंधित जो सवाल है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस है। तो देखो तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में आपको जो चीज देखनी है वो देखो मेन रूप से पहला सवाल देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा बड़ा उत्पादक है। तो देखो एक नंबर पे USA है, 2 नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है। तो भारत का कच्चे तेल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, पहला और इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा, देश में विश्व का लगभग 5% कच्चे तेल की खपत है। देखो उत्पादन के मामले में कच्चे तेल के मामले में तीसरे स्थान पर है और जितना निकलता है उसका 5% जो है उसकी खपत किस में होती है? भारत में होती है। और भारत कुल घरेलू उपभोग का 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है। देखो जितना तेल भारत में खर्च होता है उसका मात्र 16% अपन भारत में
उत्पादित करते हैं। इसका मतलब 84% जो कच्चा तेल है वो अपन आयात करते हैं, या तेल जो अपन किससे विदेशों से आयात करते हैं। 84% खपत की आवश्यकता है आयात पर निर्भर है। 16% के मामले में अपन आत्मनिर्भर है और 84% के मामले में अपन पर निर्भर है, या दूसरे राष्ट्रों से अपन इनको क्या करते हैं, आयातित करते हैं। ठीक है। फिर देखिए राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। ये अभी इस पैसेज में मैंने आपको बताया कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। पहले पैसेज में अपन ने क्या देखा है, विश्व में भारत की स्थिति, तो कच्चे तेल का तीसरा बड़ा उपभोक्ता है। देखो ध्यान रखना, उपभोग का मतलब क्या है। देखो सबसे बड़ा उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना, मैंने उत्पादक बोल दिया है, ये गलत बोल दिया पहले। सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे ज्यादा उपभोग कच्चे तेल का अमेरिका, 2 नंबर पे उपभोक्ता चाइना और तीसरे नंबर पे भारत है। तो भारत तीसरा बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है। इसके बाद में भारत विश्व का 5% कच्चा तेल जो है उसकी खपत करता है जी, और इस 5% का मात्र 16% भारत में उत्पन्न होता है और बाकी 84% जो अपन आयातित करते हैं। फिर अब राजस्थान की स्थिति देखो भारत में क्या है। तो राजस्थान कच्चे तेल के मामले में भारत का मुख्य उत्पादक राज्य है, और भारत में जितना कच्चा तेल जैसे 30 MMTPA जो है योगदान जो है वो किसका है, राजस्थान का। या यूं कहें कि ये बात याद रखना आप, देश का 20% जो योगदान है वो किसका है, राजस्थान का है। और इससे बड़ा देखो बॉम्बे हाई, जो महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है, उसका योगदान कच्चे तेल में 40% है। तो देखो 40% बॉम्बे हाई का है, और इसके बाद में 2 नंबर पे 20% किसका है, राजस्थान का है। तो देश में दूसरा बड़ा स्टेट है जिसका कच्चे तेल के उत्पादन में स्थान है। तो इसका मतलब है कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है राजस्थान कच्चे तेल उत्पादन के मामले में। सर्वाधिक बॉम्बे हाई या महाराष्ट्र 40%, और उसके बाद राजस्थान। फिर देखो राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। तो देखो राजस्थान में, देखो बेसिन का मतलब है कि नदी घाटी क्षेत्र जो पुराने जहां अपने को तेल वगैरह मिलते हैं। तो कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है, पेट्रोलिफेरस बेसिन की संख्या राजस्थान में 4 है। अभी अपन चर्चा करेंगे, जो लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। देखना राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 239 वर्ग किलोमीटर है। और इनमें से 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में 14 जिले हैं जिनमें 4 पेट्रोलिफेरस। इसका मतलब है कि राजस्थान की लगभग 40% से ज्यादा भूमि ऐसी है जिसकी भूगर्भ में तेल पदार्थ हैं या तेल का भंडारण है। देखो 3,42,000 में से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब 40% से ज्यादा एरिया ऐसा है जिसमें अब ये 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन कौन सी है। देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन में 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जालौर। फिर जैसलमेर बेसिन में खाली जैसलमेर जिला आता है। देखो आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर और जालौर। फिर जैसलमेर बेसिन में खाली जैसलमेर जिला आता है। फिर बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर और नागौर के साथ साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू भी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू भी है। तो टोटल कितने हो गए, 5 जिले हो गए। फिर यहाँ देखो जैसलमेर वाले में 1 और बाड़मेर और जालौर वाले में 2, तो टोटल कितने हो गए, 8 जिले हो गए। फिर चौथा जो क्षेत्र बेसिन है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़। तो इसमें कितने हो गए, टोटल 6 ये हो गए। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये 6 जिले ये हो गए। तो ये 8 और 6 टोटल कितने हो गए, 14 जिले हो गए। इन 14 जिलों में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन की स्थिति है या भंडारण है। ठीक है। अब यहाँ देखिए मंगला तेल क्षेत्र से, देखो यहाँ मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 2009 से कर रहे हैं। देखो मंगला तेल क्षेत्र जो है बाड़मेर में, वहां से अपन क्या कर रहे हैं, 2009 से तेल का उत्पादन कर रहे हैं। और वर्तमान में 14 क्षेत्रों यथा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, तो देखिए तेल के कुएं हैं ये सारे। ये सब क्या है, तेल के कुएं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये सब जो है ये सब तेल के क्षेत्र हैं। देखो इन सब का
फीमेल स्त्रीलिंग नाम दिया हुआ है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये सब तेल के कुएं हैं या तेल उत्खनन क्षेत्र हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं इनको कि ये क्या है। जैसे मंगला और भाग्यम क्या है, तो तेल के कुएं हैं। ऐश्वर्या और सरस्वती क्या है, तेल के कुएं हैं। रागेश्वरी और कामेश्वरी क्या है, तेल के कुएं हैं। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर देखो आप इसमें बाड़मेर बेसिन से तेल एवं गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर 2022 को गेल इंडिया लिमिटेड को। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शायद पिछली क्लास में एक में मैंने बताया था कि बाड़मेर बेसिन में तेल और गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक नवंबर 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड को, ये भारत सरकार की कंपनी है। सवाल ये पूछेंगे कि बाड़मेर जैसलमेर बेसिन में तेल और गैस के नए ब्लॉक की खोज के लिए ये ब्लॉक किस कंपनी को अलॉट किया गया है, तो यहाँ उत्खनन कार्य करने की जिम्मेदारी जो है वो गेल इंडिया लिमिटेड को दी गई है। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है ये। तो गेल इंडिया लिमिटेड कहाँ, बाड़मेर बेसिन में क्या करेगी, तेल और गैस दोनों की खोज करेगी ये यहाँ। फिर राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इसमें देखो पहली बात तो राजस्थान रिफाइनरी जो है वो किस किस के मध्य है, तो देखो HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। ये इसका नाम देखो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। तो देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार का, तो देखो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की 74% हिस्सेदारी है और राजस्थान सरकार का इस बाड़मेर रिफाइनरी में केवल 26% हिस्सा है। तो देखो कॉरपोरेशन का 74% हिस्सा और राजस्थान सरकार का खाली 26% हिस्सा है कि इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। ये दोनों का संयुक्त है बाड़मेर रिफाइनरी जो पचपदरा में स्थापित की गई है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है इसकी, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। फिर देखो इसका शुभारंभ जो है 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बाड़मेर में किया गया। देखो बड़ा सवाल ये है, ये सवाल बहुत बड़ा है, देश की पहली ऐसी परियोजना या रिफाइनरी है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। कौन सी रिफाइनरी, पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी देश की पहली रिफाइनरी ऐसी है जिसमें क्या है, जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। फिर अगला देखो श्रम से संबंधित जो सवाल इस स्लाइड से अपने सामने हो सकते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून 2022 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई 2021 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 जून 2022 से देखो कारीगरों की कैटेगरी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, ध्यान रखना कारीगरों की। मैंने मनरेगा या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो 240 रुपए न्यूनतम मजदूरी बताई है वो अलग है, वो तो केवल नरेगा के कर्मचारियों के लिए 240। तो दोबारा देखना, पिछले वीडियो में मैंने खाली नरेगा के लिए बताया था, और ये जो है ये सभी कैटेगरी के मजदूरों के लिए, किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे अकुशल मजदूर को क्या मिलेगा, अर्धकुशल को मिनिमम क्या मिलेगा, कुशल को क्या मिलेगा और उच्च कुशल को क्या मिलेगा। तो ये पिछले साल जून में संशोधित हुआ, तो इस बार भी जून से पहले संशोधित नहीं होगा। तो एट प्रेजेंट न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिक के लिए 259 रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अकुशल मजदूर के लिए 259, अर्धकुशल के लिए 271 और कुशल मजदूर के लिए 283 और उच्च कुशल के लिए 333। ध्यान रखना, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इनके लिए 259, 271, 283 और 333 रुपए जो है वो इसमें न्यूनतम मजदूरी की गई है। तो किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें ये हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, न्यूनतम मजदूरी अर्धकुशल, अकुशल, कुशल, उच्च कुशल, इन सब के लिए क्या है। फिर देखो अगला, प्रसूति सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत देखो प्रसूति सहायता योजना में, प्रसूति का मतलब होता है प्रसव, पार्चुरेशन, बच्चे को जन्म देना। तो बच्चे को जन्म दिया जाता है तो सहायता योजना नाम दिया, इसका मतलब कोई आर्थिक सहायता है। तो लड़के के जन्म पर 20,000 रुपए,
और लड़की के जन्म पर 21,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, पहली बात जन्म के ऊपर देखो, जिस दिन पैदा होगा उस दिन प्रसूति सहायता योजना में 20,000 रुपए लड़के के लिए और 21,000 रुपए लड़की के लिए। ठीक है, फिर देखो प्रसूति पर 5,000 रुपए शिशु की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर। प्रसूति के है ये, प्रसूति के बाद 5,000 रुपए कब? जब शिशु की आयु 1 वर्ष पूरी हो जाएगी, 1 वर्ष का हो जाएगा तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर संपूर्ण टीकाकरण करवाने पर 5,000 रुपए, और शिशु की 5 वर्ष की आयु हो जाने पर प्राथमिक शिक्षा हेतु संस्था में प्रवेश दिलाने पर 10,000 रुपए, और पुत्री के लिए 11,000। तो देखिए ये अभी मैंने लड़के के लिए 20,000 बताए हैं, तो ये 20,000 कैसे पूरे होंगे? पहला देखो, प्रसूति पर जिस दिन लड़का हो या लड़की हो पैदा होगा उस दिन 5,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रसूति सहायता योजना में लड़का या लड़की पैदा होगा उस अवसर पर 5,000 रुपए ये हो गए। फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा और सारे टीके उसको लगा लेंगे तो 5,000 रुपए और दे दिए जाएंगे। ये सारे टीके लगाने के बाद दिए जाएंगे। तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने के लिए जिस दिन मतलब वो 5 साल का पूरा हो जाएगा और किसी स्कूल में डाल दिया जाएगा तो उस दिन यदि लड़का है तो 10 और लड़की है तो 11,000 रुपए और दे दिए जाएंगे। तो देखो लड़का है तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। ये 5, 5 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। और लड़की है तो 5, 5 और 11, 21 हो गए। फिर देखिए आगे, शुभ शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को तथा महिला अभ्यर्थियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखो शुभ शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? पहला तो शुभ शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो वयस्क अविवाहित पुत्रियों को तथा महिला अभ्यर्थियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु, देखो उद्यमिता विकास का मतलब है उद्यमों के या उद्योगों के माध्यम से उनको क्या बनाया जाएगा? आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और इसके लिए आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है शुभ शक्ति योजना में। तो देखो वयस्क अविवाहित पुत्रियों को तथा महिला लाभार्थियों को, तो एडल्ट अवयस्क पुत्री को और महिला लाभार्थियों को तो रोजगार निदेशालय द्वारा ये हो गया बस इतना ही, 55,000 रुपए दी जाती है। किसमें? शुभ शक्ति योजना में। ठीक है, फिर देखो रोजगार विभाग में आपको क्या देखना है? रोजगार निदेशालय द्वारा पाक्षिक रूप से ये राजस्थान रोजगार संदेश जो कौन छापता है? रोजगार निदेशालय छापता है। कितने दिन से? 15 दिन से। तो रोजगार संदेश जो है वो रोजगार निदेशालय कितने टाइम से? 15 दिन से छापता है। ये एक समाचार पत्र है। फिर देखिए इसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो देखो पहले जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था उसका लेटेस्ट फॉर्म है ये, बेरोजगारी भत्ते का लेटेस्ट फॉर्म। पहले ऐसे ही मतलब बिना कुछ करवाए बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करके सरकार उनके खाते में पैसे डालती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं डालेगी। उसका नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बेरोजगारी भत्ते की जगह क्या नाम कर दिया गया है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना नाम कर दिया गया है 1 फरवरी 2019 से। क्या है इसमें? देखो इस योजना के अंतर्गत पुरुषों के लिए 4,000 रुपए तथा महिला तथा ट्रांसजेंडर हिंजड़े, महिला तथा ट्रांसजेंडर और विकलांग, देखो महिला ट्रांसजेंडर और विकलांग के लिए 4500 रुपए और बाकी साधारण फिजिकल फिट लोगों के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह की दर से पात्र बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो ये देखो मंथली जो 4,000 दिए जाए कैटेगरी वाइज या 4500 दिए जाए, अधिकतम कितनी अवधि तक ये चलेगा बता? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 2 वर्ष तक चलेगा। ठीक है, अथवा नियोजित या स्वनियोजित होने तक जो भी पहले हो, और यदि इन 2 साल से पहले अपना खुद का रोजगार लगा लिया तो ये भत्ता जो है वो 2 साल पहले भी बंद हो सकता है। ठीक है, होने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से कम 3 माह का कोर्स, ये देखो 3 माह का कौशल एवं विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है।
तो देखो इस योजना के तहत जिन लोगों को फायदा दिया जाएगा 2 साल तक 4,000 या 4,500 में से जो भी राशि दी जाएगी वो तभी दी जाएगी जब वो प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से इंटर्नशिप करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे। और ये ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? देखो प्रतिदिन 4 घंटे और 4 घंटे के हिसाब से कितने दिन? 3 मंथ तक करेंगे। तो और ये करना पड़ेगा किसी राजकीय विभाग में, कि जैसे किसी स्कूल में कर लिया या किसी अन्य दफ्तर में कर लिया, तो वो इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है वो पूरा करना पड़ेगा। इंटर्नशिप 3 महीने 4 घंटे के हिसाब से करने पर 2 साल तक ये दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री युवा संबल, उसको सामान्य भाषा में अपन बेरोजगारी भत्ता ही बोलते हैं। फिर देखो मॉडल कैरियर सेंटर्स की स्थापना। तो देखो मॉडल कैरियर सेंटर्स का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखो मॉडल कैरियर सेंटर्स का संबंध जो है वो ये है कि जैसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में सरकारी या रोजगार कार्यालयों को नए सिरे से तैयार करना चाहता है। तो देखो मॉडल कैरियर सेंटर्स का प्रारंभ जो है उसमें एक तो ये ध्यान में रखना है कितने मॉडल कैरियर सेंटर्स को स्थापित किया जा रहा है, 16 को। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी या रोजगार कार्यालय से है। फिर अगला देखो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शैक्षणिक महाविद्यालयों में शैक्षणिक विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 से शुरू की गई। कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए स्किल सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत आपको नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा रीड आउट करके छोड़ देंगे। फिर देखो पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशलेश योजना। पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशलेश योजना, इसमें क्या है? ग्रामीण कौशल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है इसमें क्या है? तो इस नाम को देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो पहली बात तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की है। ठीक है, और क्या है ये? इसको यहाँ देखें, कौशल प्रशिक्षण, तो एक तो स्किल सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और नियोजन कार्यक्रम, इसका मतलब रोजगार दिलाया जाएगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी के साथ रोजगार उपलब्ध कराना। तो देखो इस योजना के तहत जो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा उसमें जो वेतन बताओ वो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। इसका शुभारंभ जो है 16 अगस्त 2014 को किया गया। ये 2014 से चल रहा है ये कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। फिर नेक्स्ट देखिए, भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम, भोर। सीधा शॉर्ट में देखना इसको, भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम, शॉर्ट में क्या है? भोर। भिक्षुक मुक्त शहर स्थापित करने के लिए RSLDC द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम भिक्षुक मुक्त शहर RSLDC के द्वारा राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास के प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो देखो पहली बात तो क्या है? भोर क्या है? तो भोर में आप इतना ही ध्यान में रखेंगे, ये देखो रोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जो भिखारी हैं उनको रोजगार से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण देकर उनको पुनर्वास या उनको नए सिरे से रिहेबिटेट करवाने का जो प्रयास है वो किस योजना में किया जाएगा? भोर कार्यक्रम के तहत। तो देखो भिक्षुक अभिविन्यास, भोर कार्यक्रम का संबंध है भिक्षुकों से, भिखारियों से। अभिविन्यास एवं पुनर्वास, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको नए सिरे से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। फिर अगला देखिए आप इसमें, पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ देखो सवाल देखिए, ITES सिंगापुर के साथ उदयपुर में पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र CETT। ये देखो CETT की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखें। पर्यटन प्रशिक्षण के लिए तो जो देखो टूरिज्म या पर्यटन के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? पहली बात उदयपुर में, और इसमें सिंगापुर की कौन सी कंपनी ITES जो है वो प्रशिक्षण हेतु इस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने में मदद करेगी।
तो देखो पर्यटन इंपॉर्टेंट है। पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। इसकी स्थापना में सिंगापुर की ITEES या किस राष्ट्र की मदद से, सीधा से ही पूछ सकते हैं, तो सिंगापुर की मदद से स्थापना की जाएगी। फिर देखो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप मतलब देखो स्किल का मतलब हो गया कौशल, तो देखो सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, देखो ये दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो 2 साल में एक बार आयोजित होती है, और ये 2022 में राजस्थान की 4वीं सैन्य हेयर ड्रेसिंग ट्रेड में फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता, और जय किशन सुतार ने स्विट्जरलैंड में आयोजित ज्वेलरी ट्रेड में भाग लिया। तो यहाँ ध्यान ये रखना है, ये देखो 4वीं सैन्य ने यहाँ देखो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहा हुआ फिनलैंड में। तो यह देखो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 जो फिनलैंड में आयोजित हुई, उसमें राजस्थान की ओर से भागीदारी किसने की? 4वीं सैन्य ने। तो 4वीं सैन्य का नाम आप इसमें ध्यान रखेंगे। इस प्रकार मैंने इस वीडियो की मोटी मोटी चीजें आपको बता दी हैं, तो जो आपको देखनी है मोटे तौर पर आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।